नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस में हैं। वो आज भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे और भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री का पेरिस में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उमड़े। पीएम ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखी गई। पीएम मोदी बैठक के दौरान अमेरिका के साथ लगातार आगे बढ़ते रिश्तों को रेखांकित किया और विश्वास जताया कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही व्यापक आर्थिक समझौते को अंतिम रूप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को सराहा। इस दौरान नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत की विश्व मंच पर बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से प्यार और पीएम मोदी का बेहद सम्मान करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने पीएम के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया और उसे यादगार बताया। प्रधानमंत्री ने एवियन फ्रांस में चल रही G7 की वर्किंग मीटिंग में हिस्सा लिया और दुनिया से आपसी सहयोग बढ़ाने, एक दूसरे से तकनीक और कुशलता साझा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर सहित इटली की प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए नजर आए। वर्किंग मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से बाधित सप्लाई चेन को सुचारू बनाने और वैश्विक संघर्षों का हल निकालने की अपील की। G7 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात फ्रांस के एवियन शहर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भविष्य में आर्थिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के एवियन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से वार्ता के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि ये बढ़ता सहयोग आज के वैश्विक परिदृश्य में शांति, स्थिरता, समृद्धि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। पीएम मोदी ने इसे भारत यूके संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की जानकारी दी। उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए कई अवसर खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापार और निवेश बढ़ने से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो और ब्रिटेन के पीएम स्टारमर दोनों के आर्थिक संबंधों को मिल रही नई गति से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री आज रात को स्वदेश के लिए रवाना होंगे और कल दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति कल 19 जून को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। वो ओडिशा के रायरंगपुर से कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागपुर में कल यंत्र इंडिया लिमिटेड में 10,000 टन एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन करेंगे। समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित रक्षा उत्पादन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। समिति इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करेगी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी सांसदों की शिकायत को गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को सदन की गरिमा के खिलाफ और प्रधानमंत्री के पद का अपमान माना और इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन बताकर तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसदों में से 6 सांसदों के अलग गुट बनाने की अटकलों के बीच पार्टी ने आज अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई। बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ 3 सांसद ही नजर आए। पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज होने वाली संसदीय दल की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि शिवसेना यूबीटी को ही संसद में एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए। किसी भी अलग गुट, बागी गुट या स्वतंत्र समूह को कोई पहचान, दर्जा, सुविधा या विशेषाधिकार न दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 6 बागी सांसदों द्वारा शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजने की खबर है। हालांकि अभी स्पीकर या बागी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने शिवसेना यूबीटी में टूट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया और कहा कि संजय राउत जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण ही शिवसेना खत्म हो रही है। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी से ईडी ने कथित सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। वीणा अपने पति और सीपीआईएम विधायक पीएम मोहम्मद रियाज के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी ने इससे पहले वीणा को 12 जून को पेश होने के लिए समन भेजा था। ईडी का कहना है कि वित्तीय लेनदेन के जरिए वीणा और सीएमआरएल प्रबंधन ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय तैयार की। ईडी मानव अंगों के व्यापार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कोच्चि और आसपास की 10 जगहों पर तलाशी ले रही है। इन जगहों में कोच्चि और आसपास के कुछ अस्पताल भी शामिल हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। मतदान में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी एनडीए के विधायक बस से रांची विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में 2 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसके लिए 2 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी द्वारा हॉकर्स को हटाए जाने के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विद्युत विकास विभाग में निरीक्षक के पद पर तैनात मोहम्मद शफी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में ये कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑपरेशन सिंधु 2.0 से जुड़े एक कथित सरकारी पत्र को पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि न तो रक्षा सचिव और न ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई पत्र जारी किया है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की नामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुष्पा महतो 21 वर्षों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थी और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम सहित सारंडा क्षेत्रों में कई घटनाओं में वांछित थी। पुष्पा पर हत्या, उगाही और राजद्रोह सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऋतव्रत बंदोपाध्याय ही विपक्ष के नेता रहेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 118वां स्थान हासिल किया और अपनी रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 पायदान का सुधार किया। सीबीएसई की कक्षा 9वीं में 3 भाषा नीति को मौजूदा सत्र से लागू किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई करेगी। 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में कोलकाता में 6 दिन तक का स्वच्छता अभियान शुरू किया गया।
बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य के लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर 1 सितंबर से जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात के जामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक विशेष प्री योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात सरकार में मंत्री रीवाबा जडेजा ने इसमें भाग लिया। गुजरात सरकार में मंत्री रीवाबा जडेजा ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राज्य के 12 जिलों में अलग अलग थीम के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों में आज के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी से लेकर टिहरी और नैनीताल तक बारिश का पूर्वानुमान है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्यपूर्ण नेतृत्व ने समूचे स्वाधीनता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा दी। पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म के विद्वान शिक्षक रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि अपने कामों के जरिए उन्होंने दुनिया भर में बौद्ध विचारों को लोकप्रिय बनाया और अलग अलग संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को मजबूत किया। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार आज सपाट खुला। सेंसेक्स 77,131 पर और निफ्टी 24,073 पर खुला। भारत स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग का भारत का मॉडल अफ्रीका के लिए एक प्रभावी और बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकने वाला समाधान साबित हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में लिया भाग। इस कार्यक्रम में भारत के तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया गया तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट II से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने स्थिरता, ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत मोनाको साझेदारी को और मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ग्राम नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान के दौरान धान की सीधी बुआई डायरेक्ट सीडेड राइज तकनीक का अवलोकन किया।
इस तकनीक से नर्सरी और रोपाई के लिए लगने वाले अतिरिक्त पानी की आवश्यकता कम होती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे दौरे के दौरान रेलवे विकास परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुणे रेलवे स्टेशन से पुणे साईनगर शिरडी रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे विकास के लिए 23,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 132 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें 19 पूरे भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ पुणे में जैबिल की नई उन्नत मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह आधुनिक संयंत्र एआई डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों का निर्माण करेगा। ईस्टर्न रेलवे को उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क मार्गों पर 32 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्थापित करने की मंजूरी मिलने से रेल यात्रा अधिक सुरक्षित हो जाएगी। इनमें 25 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जहां वर्तमान में पैनल इंटरलॉकिंग या रूट रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली है। शेष 7 स्टेशनों पर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली है। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने सिग्नलिंग अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में प्राथमिक शीतलक पंप परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया और दुनिया के सबसे पुराने कार्यरत जुड़वा रिएक्टरों TAPS 1 और 2 के हाल ही में स्वीकृत 10 साल के जीवन विस्तार की समीक्षा की। भारत के रक्षा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2026 के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश का वार्षिक रक्षा निर्यात 2013 से 14 में केवल 686 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनीता शाह अकेला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ मजबूत वित्तीय प्रशासन, समय पर चेतावनी देने वाली प्रणालियां और दिवालियापन से पहले प्रभावी समाधान व्यवस्था आवश्यक है। सरकार खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। यह कदम आधुनिक तकनीक सक्षम और अधिक कुशल सार्वजनिक भंडारण व्यवस्था के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्तावित IPO से सरकारी संस्थानों को बड़ा फायदा होने की है उम्मीद। SBI अपने 2.475 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचने की योजना बना रहा है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं यदि कीमत करीब 2,000 रुपए प्रति शेयर रहती है तो। सेबी ने निवेशकों को एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अनाधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों से दूर रहें। सेबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म ना तो उसके द्वारा अधिकृत हैं और ना ही मान्यता प्राप्त हैं। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार पहुंच गया, जो करीब 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। शेयर बाजार में तेजी, भू राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार को मजबूती मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नए चेयरमैन केविन वॉश के पद संभालने के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी पहली मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रखने का फैसला किया है। ये लगातार चौथी बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में अपना 5वां एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, जहां ग्राहक नई 2026 मॉडल Y प्रीमियर रियर व्हील ड्राइव और मॉडल YL को करीब से देख सकेंगे। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72% गिरकर $78.39 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड लगभग 1% फिसलकर $75.35 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। स्पेसएक्स ने AI आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की मूल कंपनी एनीस्फीयर इंक के अधिग्रहण के लिए $60 अरब के शेयर खरीदने का समझौता किया है। इस सौदे के बाद कंपनी के संस्थापक भारतीय मूल के 25 वर्षीय अमन सांगर की अनुमानित संपत्ति $5.5 अरब तक पहुंच गई है। चीन की फंडिंग से बने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आखिरकार एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा मिलने जा रही है। दुबई स्थित एयरलाइन फ्लाइट दुबई ने घोषणा की है कि वो 23 सितंबर से दुबई और पोखरा के बीच दैनिक सीधी उड़ानें शुरू करेगी।
ये पहली बार होगा जब पोखरा हवाई अड्डे से किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन द्वारा नियमित दैनिक सेवाएं संचालित की जाएंगी। 1 जनवरी 2023 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब तक इसे नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं मिल पाई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मैरीटाइम एनालिसिस फर्म विंडवर्ड ने बताया है कि मंगलवार को 14 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जो इस महीने का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। इस बढ़ोतरी को शिपिंग कंपनियों के बीच धीरे धीरे लौटते भरोसे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध एक जहाज सोफिया 1 ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। इससे पहले अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा ईरान के तेल परिवहन नेटवर्क से जुड़े जहाजों में शामिल किया गया था और इस पर द्वितीयक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पहली कार्बन रिफाइनरी शुरू हुई है, जो ओरिका की अमोनिया उत्पादन इकाई से निकलने वाले CO2 को पकड़कर उसे कंक्रीट, पेपर और ग्लास जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलती है। ये प्लांट सालाना लगभग 2500 टन CO2 कैप्चर कर सकता है। इसका उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन और कई देशों के राजदूतों की मौजूदगी में किया गया। थाईलैंड $30 अरब की लैंड ब्रिज परियोजना बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 गहरे समुद्री बंदरगाहों को जोड़कर मलक्का जलडमरू मध्य का विकल्प तैयार करेगा। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, लेकिन स्थानीय मछुआरों और किसानों के विस्थापन की चिंता भी इससे बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ईरान की जंग खत्म होने पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी शांति स्थापित करने को लेकर MOU पर साइन किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एप्पल ने इंटेल के साथ मिलकर अमेरिका में चिप्स डिजाइन और निर्माण करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंटेल एप्पल के कुछ चिप्स बनाने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर काम कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति विवाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने पीटर मांडलसन से जुड़ी अहम जानकारी छिपाई, जिससे उनकी नियुक्ति रोकी जा सकती है। मॉस्को में एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद भीषण आग लग गई और आसमान में घना धुआं फैल गया। 40 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन रिफाइनरी तक पहुंचने में सफल रहे। लॉस एंजलिस में एक बड़े वेयरहाउस में आग लग गई। आग छत पर लगे सोलर पैनलों तक फैल गई और अमोनिया गैस लीक हो गया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टीम ने बुधवार को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। ईशान किशन और शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। ईशान किशन ने जड़ा वनडे का दूसरा शतक, 1000 वनडे रन भी पूरे किए। ICC महिला T20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। विश्व कप में रन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का दिखा शानदार फॉर्म। दोनों ने खेली अर्धशतकीय पारियां। मंधाना ने 47 गेंदों पर बनाए 74 रन। इंडिया ए ने भी दर्ज की शानदार जीत। दाम्बुला में अफगानिस्तान ए के खिलाफ हुए मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया। मनप्रीत सिंह बुधवार को जर्मनी के खिलाफ FIH प्रो लीग मैच में देश के लिए अपना 413वां मैच खेलकर भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या तोमर बोले, एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करना लक्ष्य। कहा, मेरा सारा ध्यान कड़ी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन पर होता है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप L मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। जीत के हीरो बने हैरी केन। इंग्लैंड से मिली हार के बाद क्रोएशियाई फैंस में छाई निराशा, लेकिन साथ ही कहा कि टीम ने इंग्लिश टीम के आगे पेश की कड़ी चुनौती। पुर्तगाल और कांगो के बीच खेला गया मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने में रहे नाकाम। कांगो के फैंस में दौड़ी खुशी की लहर। फैंस बोले, रोनाल्डो को रोकना रही कांगो की सबसे बड़ी सफलता। वहीं घाना ने भी जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। पनामा को 1-0 से हराया। स्टॉपेज टाइम में घाना की ओर से देखने को मिला गोल। वहीं ग्रुप के में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने 3-1 से जीता मुकाबला। लियोनेल मेसी के विश्व कप हैट्रिक से कोलकाता में अर्जेंटीना के प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल। मौजूदा चैंपियन के खिताब बचाने की संभावनाओं पर फिर से जताया भरोसा।
सिटी ऑफ जॉय की सड़कों पर छाया फुटबॉल का जुनून, हर ओर दिख रही है फीफा वर्ल्ड कप की दीवानगी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।